इतिहास की जो सीरीज चल रही थी इसमें हम 7वें वीडियो को देखने वाले हैं जो कि गुप्त काल से संबंधित है। इतिहास का एक वीडियो और आएगा, इसके बाद हम आपका मिडिवल हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। अभी एंशिएंट हिस्ट्री चल रहा है, तो चलिए शुरू करते हैं। गुप्त वंश ने शासन किया था कब तक? तो 319 से 550 ईस्वी अवधि के मध्य। 4 अश्वमेधों का संपादन किसने किया था? प्रवरसेन प्रथम ने। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। गुप्त राजा देवगुप्त का एक अन्य नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। काफी इंपॉर्टेंट सीरीज है, हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है जीएस के परिप्रेक्ष्य में। नेक्स्ट देखेंगे, प्रथम गुप्त शासक जिसे परम भागवत की उपाधि धारण की थी कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रयाग प्रशस्ति प्रयागराज स्थित अशोक स्तंभ अभिलेख की जानकारी देती है। तो किसके सैन्य अभियानों के बारे में? समुद्रगुप्त के सैन्य अभियानों के बारे में। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर किसका लेख मिलता है? जहांगीर का मिलता है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का नाम बताइए। तो क्या नाम था? महेंद्र। पृथिव्या प्रथम वीर की उपाधि किसने धारण करी थी? समुद्रगुप्त ने। हरिशेन किसके दरबारी कवि थे? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। दक्षिण भारत के प्रमुख जो है समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश कौन थे? नरेश मतलब राजा, एवं उनके राज्य कौन थे ये देखना है। तो देखिए धनंजय जो थे कुस्तलपुर था उनका राज्य। नीलराज के अवमुक्त, नीलराज नरेश जो थे वो अवमुक्त के थे। उग्रसेन पालक्का के थे। और विष्णु गोपा कहाँ से थे? कांची से थे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। हूणों ने भारत पे आक्रमण किया था स्कंदगुप्त के शासनकाल में। मौर्य, शुंग, कुषाण, गुप्त, इनमें से वह राजवंश जो हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था, गुप्त राजवंश। वह अभिलेख जिससे ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया। तो भीतरी स्तंभ लेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था। गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे जो हैं, देखिए गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ था हूणों के आक्रमण के कारण। प्रशासन का सामंती ढांचा जो है खराब हो चुका था। उत्तरवर्ती जो गुप्त थे उनका बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेना, आयोग उत्तराधिकारी, ये सारे पॉइंट थे वहां पे। शक विजेता के रूप में जाना जाता है किसको? चंद्रगुप्त द्वितीय को। चंद्रगुप्त द्वितीय ने किसे पराजित किया था? शक राजा रुद्र सिंह द्वितीय को। रजत सिक्के किसने जारी किए? पहला गुप्त शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय। देखिए सुमेलन करना है। कुमार गुप्त प्रथम मंदसौर अभिलेख से संबंधित है। पतिक तक्षशिला अभिलेख से संबंधित है। चंद्रगुप्त द्वितीय उदयगिरी गुहा अभिलेख से संबंधित है। समुद्रगुप्त एरण अभिलेख से संबंधित है। शासक एवं रानियां, चंद्रगुप्त द्वितीय फिर से देखें, चंद्रगुप्त जो है कुमार देवी के पति थे यानी शासक थे। समुद्रगुप्त दत्ता देवी, चंद्रगुप्त द्वितीय कुबेर नागा, कुमार गुप्त प्रथम अनंत देवी। ईसा की 3री शताब्दी से जबकि हूण आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया था, भारतीय व्यापारी अधिकाधिक निर्भर हो गए थे। तो भारतीय व्यापारी अधिकाधिक किस पे निर्भर हो गए थे? ये हो गए थे दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार जिस पर एक पत्तन से संचालित होता था वो था ताम्रलिप्ति। भारत ने दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ अपने आरंभिक सांस्कृतिक संबंध तथा व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी के पार बना रखे थे। क्यों? क्योंकि बंगाल की खाड़ी में चलने वाली मानसूनी हवाओं ने समुद्री यात्राओं को सुगम बना दिया था। प्राचीन भारत के देश की अर्थव्यवस्थाओं में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी गठबंधन के संदर्भ में सही कथन क्या है? श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी। श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। श्रेणियों का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार भी होता था। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र संबंधित थे। तो ये थे वस्त्र उत्पादन से। विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुरभिसंधियों के बारे में। धन्वंतरी, भास्कराचार्य, चणक और सुश्रुत में से प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंध किसका नहीं है? देखिए सुश्रुत, चरक और धन्वंतरी ये आयुर्वेद शास्त्र से संबंधित है, भास्कराचार्य नहीं। लीलावती के लेखक
भास्कराचार्य थे। प्राचीन कालिक भारत में, जो प्राचीन काल का भारत था, उसमें महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रगति के क्षेत्र कौन कौन से थे? प्रथम सती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था। 5वीं सती ईस्वी में कोण के ज का सिद्धांत ज्ञात था। 7वीं सती ईस्वी में जो चक्री चतुर्भुज था, इसका सिद्धांत ज्ञात था। भारतीय यात्रा में फाहियान ने एक अस्पताल का उल्लेख किया है। ये कहाँ पे स्थित था? पाटलिपुत्र में स्थित था। चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से फलित ज्योतिष से संबंधित था छपड़क। कालिदास किसके शासनकाल में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। वह गणितज्ञ जिसने पहली बार व्याख्या की कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है, आर्यभट्ट ने। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा दीनार। गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया था रूपक। वह गुप्त शासक जिसने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे, चंद्रगुप्त प्रथम ने। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे प्राकृत भाषा। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखी साक्ष्य एरण से प्राप्त हुआ है। गुप्त संवत की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। चलिए यहाँ पे देखें, सम्राट एवं विरुद्ध अशोक प्रियदर्शी कहलाए, समुद्रगुप्त परक्रमांक कहलाए, यानी कि उपाधि धारण की, और चंद्रगुप्त द्वितीय जो है विक्रमादित्य, स्कंद गुप्त को क्रमादित्य कहलाए। इसके बाद देखते हैं नगरों का क्रमिक पतन एक महत्वपूर्ण विशेषता थी गुप्त काल की। गुप्त काल के समय पर नगरों का क्रमिक पतन होना शुरू हो चुका था। मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में किसने दिए? गुप्त वंश के शासकों ने। प्राचीन भारत में वह वंश जिसका शासनकाल स्वर्ण युग कहलाता है, गुप्तों का। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर कितनी थी? तो उपज का 6ठा भाग। हिंदू विधि द्वारा मान्य टैक्स जो था, उपज का 6ठा भाग। भूमि का वह प्रकार जिसे अपरहत कहते हैं, बिना जोती हुई जंगली भूमि। भारत के इतिहास के संदर्भ में कुल्यावाप तथा द्रोणवाप शब्द किसको निर्दिष्ट करते हैं? ये भूमाप को निर्दिष्ट करते हैं। कुल्यावाप एवं द्रोणवाप जो है भूमाप को निर्दिष्ट करते हैं। गुप्त साम्राज्य द्वारा कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी मंदिरों एवं ब्राह्मणों को। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को क्या कहते थे? विदक भागम। 3वीं शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था लोहे के यंत्रों यानी उपकरणों के लिए। प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के समय नगर, घंटाशाला, कदूरा तथा चौल विख्यात थे विदेशी व्यापार वाले जो करने वाले बंदरगाह होते थे उनके लिए। तोरमाड़ क्या था? हूण जाति का एक दल था, तोरमाड़ कहलाता था। हूण शासक मीर कुल को किसने पराजित किया? बालादित्य एवं यशोधर्मन ने। ठीक है। चीनी तीर्थयात्री जिसने 6ठी शताब्दी 518 से 521 ईस्वी में भारत में दर्शन किए, तो सुंग युंग। गुप्त वंश के शासकों के बारे में सही कथन बताना है। गुप्त साम्राज्य स्वयं के लिए दैवीय अधिकारों का दावा करते थे। उनका प्रशासन विकेंद्रीकृत था। उन्होंने भूमिदान की परंपरा को विस्तारित किया। अगला, गुप्त काल के दौरान भारत में बलात् श्रम यानी विष्टि के संबंध में सही कथन बताना है। इसे राज्य के लिए एक आय का स्रोत मानते थे। जनता द्वारा दिया जाने वाला एक प्रकार का कर माना जाता था। शतरंज का उद्भव हुआ भारत में। शूद्रक द्वारा लिखी हुई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृक्षकटिकम का विषय क्या था? एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम कथा। प्राचीन शाक्य दर्शन में महत्वपूर्ण योगदान है कपिल का। भारत में दार्शनिक विचार के इतिहास के संबंध में सांख्य की मान्यता है कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है, ना कि कोई बाह्य प्रभाव अथवा कारक। सत्य कथन है कपिल के अनुसार किसी व्यक्ति का जीवन प्रकृति की शक्तियों द्वारा गढ़ा जाता है, किसी दैवी सत्ता द्वारा नहीं। तो उन्होंने दैवी सत्ता को न्यून माना ही नहीं है। उन्होंने प्रकृति को माना है, उसकी शक्तियों को माना है, भगवान को उन्होंने नहीं माना है। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि। अष्टांग योग के अंग हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। महाभाष्य के लेखक पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। नव्य न्याय दर्शन संप्रदाय जो है के संपादक कौन थे? नव्य न्याय के संपादक कौन थे? तो ये थे आपके उदयन या उदयनाचार्य और गंगेश। जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही क्यों न लेना पड़े।
क्योंकि शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर पुनरागमन नहीं हो सकता। पुनर्जन्म का निषेध करने वाली यह उक्ति किसकी है? चार्वाक की। केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को स्वीकार करता है चार्वाक, यानी कि वो केवल प्रत्यक्ष चीजों को ही देखता है, प्रेजेंट में रहता है। चार्वाक के अनुसार सर्वोच्च मूल क्या है? काम। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक थे कनाद। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? गौतम। मीमांसा के प्रणेता थे जैमिनी। नेक्स्ट देखते हैं दर्शन मोक्ष प्राप्त करने के तरीके। न्याय दर्शन तार्किक चिंतन, मीमांसा दर्शन वैदिक अनुष्ठान करना, सांख्य दर्शन वास्तविक ज्ञान का अभिग्रहण करना, वेदांत दर्शन आत्मज्ञान। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। सांख्य, वैशेषिक, मीमांसा, न्याय तथा योग में से वह दर्शन जिसका मत है कि वेद शाश्वत सत्य है। मीमांसा। अपूर्व का सिद्धांत किससे संबंधित है? मीमांसा से। वह भारतीय दर्शन जिसने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। वैशेषिक ने। मीमांसा और वेदांत, न्याय और वैशेषिक लोकायत और कापालिक तथा सांख्य और योग युग्मों में से वह युग्म जो भारतीय षड दर्शन का भाग नहीं है। लोकायत और कापालिक नहीं है। लोकायत दर्शन कहा जाता है चार्वाक को। अद्वैत दर्शन के संस्थापक हैं शंकराचार्य। प्रच्छन्न बौद्ध कहते हैं शंकराचार्य को। ज्ञान कर्म भक्ति योग में से अद्वैत वेदांत के अनुसार मुक्ति प्राप्त की जा सकती है ज्ञान के द्वारा। शंकराचार्य, अभिनव गुप्त, रामानुज, माधव में से वेदांत दर्शन के संबंध किससे नहीं है? तो ये है आपके अभिनव गुप्त का। संवत्सर गणना काल देखेंगे। विक्रम संवत्सर जो है आपके 57 से 58 ईसा पूर्व है। शक संवत 78 ईस्वी। गुप्त संवत है 319। कली संवत है जो आपका 3102 ईसा पूर्व है। पुलकेशिन द्वितीय का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना है तो इसका वर्ष होगा 601 अथवा जो है 600। एक चालुक्य अभिलेख के तिथि अंकन में शक संवत जो है 556 दिया हुआ है, जिसका तुल्य क्या है? 634। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशी शासकों का मूल स्थान प्रतिष्ठानपुर था। मौखरी शासकों की राजधानी कन्नौज थी। हरिसेन, कल्हड़ एवं जो कालिदास हैं, इनमें से किसकी पुस्तक के हर्ष के समय में की जो है सूचनाएं है उसमें? तो कल्हड़ में। ठीक है, अगला देखते हैं आगे का। हर्षचरित नामक पुस्तक किसकी है? तो ये है बाणभट्ट की। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर में स्थानांतरित की थी कन्नौज में। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया कन्नौज तथा प्रयागराज में। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान, ये हो गया उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थान जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलनों का आयोजन किया था, प्रयाग में। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती अग्रगमन को रोका पुलकेशिन द्वितीय ने। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय की हर्ष पर विजय का वर्ष क्या है? तो 620 के लगभग है। कवि बाण कहाँ के निवासी थे? प्रीतिकूटा के, मतलब ये सोन नदी के किनारे बिहार राज्य में थे। हेनसांग भारत आए सम्राट हर्ष के टाइम पे। भारत की यात्रा करने वाला वह चीनी यात्री जिसने तत्कालीन भारत की सामान्य दशाओं और संस्कृति का वर्णन इस प्रकार किया है। जहां तक अपराधों के लिए दंड का प्रश्न है, अग्नि, जल, विष तथा सत्य परीक्षा किया जाना ही किसी व्यक्ति की निर्दोषिता अथवा दोष के निर्णय के साधन थे। व्यापारियों को नौघाटों और नौकाओं अथवा दोष के निर्णय के साधन थे। व्यापारियों को नौघाटों और नौकाओं पर शुल्क देना पड़ता था। तो ये कौन थे व्यक्ति? हेनसांग थे, जिन्होंने ऐसा लिखा था, भारतीय लोगों के लिए बोला था। हर्ष के दरबार में हेनसांग आए स्वतंत्र रूप से। हेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए मथुरा को जाना जाता था। कौशेय शब्द का प्रयोग किया गया रेशम के लिए। कौशेय शब्द का प्रयोग किया रेशम के लिए। चीनी यात्री हेनसांग ने किसका अध्ययन किया? कहाँ पे अध्ययन किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय में। आज भी भारत में हेनसांग को याद करने का मुख्य कारण है सियूकी, जो कि उनकी रचना थी। चीनी यात्री जिसे भीन माल की यात्रा की थी, हेनसांग कहलाए। चीनी यात्री सिंह ने बिहार का भ्रमण किया लगभग 661 अथवा 672 ईस्वी में, उससे लेकर 693 से 94 ईस्वी में। चीनी लेखक भारत का उल्लेख करते हैं यिंतु के नाम से।
यिंतु के नाम से। यिंतु का मतलब क्या होता है? यिंतु का मतलब क्या होता है पता करना पड़ेगा, आप बताइए अगर आपको मालूम हो तो। ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण मुस्लिम आक्रमण था। भारत में सबसे प्राचीन विहार है नालंदा। नालंदा यूनिवर्सिटी, सॉरी नालंदा कहाँ पे? बिहार में स्थित है। गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था कन्नौज। गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था मुख्य की प्रमुख विशेषता क्या थी? सामंतवाद का विकास। गुप्तोत्तर काल की कृषक संरचना की प्रमुख विशेषता थी। इस काल में भूस्वामी, मध्यस्थ वर्ग एवं आश्रित कृषक वर्ग अस्तित्व में आया। मुल्तान के, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए यहाँ पे इसका जो है सत्य कथन बताना है। मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख हिंसांग, आबू जईद अल मसूदी तथा अल बरूनी ने किया है। सांबपुर यात्रोत्सव सूर्य पूजा से संबंधित है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में सामंती व्यवस्था के अनिवार्य तत्व क्या है? भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय। सामंत तथा उसके अधिपति के बीच स्वामी दास देखिए स्वामी दास का संबंध बनना। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान समकालीन थे किसके? तो चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे और ये जो है हेन सांग हर्ष से मिले और उसे बौद्ध धर्म का उपासक बनाया। 8वीं शताब्दी के संत शंकराचार्य का महत्व है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किए। उन्होंने वेदांत का प्रसार किया तथा बौद्ध जैन दोनों के विस्तार पर रोक लगा दी। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म हुआ था केरल में। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ हैं। जोशीमठ, द्वारका, पुरी, श्रृंगेरी में। 4 धाम है बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी तथा रामेश्वरम। छोटा 4 धाम सम्मिलित है गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ तथा बद्रीनाथ। अब एक कवि और शासक है रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय, भवभूति कन्नौज के यशोवर्मन, दंडी नरसिंह वर्मन और अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी, कालिदास, चंद्रगुप्त द्वितीय तथा बाणभट्ट का हर्षवर्धन। इसके साथ हमारा गुप्त काल कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है प्राचीन भारत में स्थापत्य कला, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो यानी कल देखेंगे। इसके साथ हम कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स और देखेंगे और कल ही हमारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अगला हम जो स्टार्ट करेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास, जो कि हमारा अपकमिंग में जो वीडियो रहेगा। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक शेयर करें, पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।